न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। 14 जून की रात को वो हुआ जिसका डर पूरी दुनिया को था। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे घातक हमला कर दिया और इस बार निशाना बना इजराइल का सबसे अहम शहर हाइफा, जहां मिसाइलें गिर रही हैं। वहां से अब सिर्फ आग, धुआं और तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। ईरान की हाइपरसोनिक हज कासिम मिसाइलें इजरायली डिफेंस सिस्टम को चीरती हुई हाइफा तक पहुंच गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सीधा संदेश था कि इजराइल का कोई भी शहर अब महफूज नहीं। लेकिन क्यों हाइफा को ही निशाना बनाया गया? कैसे मिसाइलें वहां तक पहुंची? क्या होगा आगे? आज आपको इस हमले की पूरी कहानी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। 14 जून की रात ईरान ने इजराइल के उस शहर पर हमला किया जिसे कभी युद्ध के दायरे से बाहर माना जाता था। उत्तरी इजराइल का हाइफा शहर, जहां ईरान की हज कासिम हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसी। यह हमला सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक कड़ा संदेश था कि अब जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि मिसाइलें इतनी तेज थी कि इजराइल की सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम भी उन्हें रोक भी नहीं पाई। ये वही हज कासिम मिसाइल थी जिसका नाम जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया। मैक 12 यानी 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती इन मिसाइलों ने हाइफा के कई हिस्सों को मलबे में तब्दील कर दिया। ये हमला ये भी बताता है कि अब जंग शहरों से कई आगे पहुंच गई है और इसका अगला टारगेट कौन होगा ये कोई भी नहीं जानता। हज कासिम मिसाइल ईरान की वो हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली है जो दुश्मन को चेतावनी देने की जगह सीधे विनाश देती है। इसका नाम कासिम सुलेमानी के सम्मान में रखा गया, जिन्हें अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मारा था। ये मिसाइल इतनी तेज है कि मैक 12 की स्पीड यानी ध्वनि की गति से 12 गुना तेज 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। इसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर है और ये लक्ष्य पर गिरने से पहले किसी भी डिटेक्शन सिस्टम को चकमा देने की ताकत रखती है। 14 जून को हाइफा में हुए हमले ने दिखा दिया कि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार है जो इजराइल की सुरक्षा दीवार को भी रौंद सकती है। हाइफा में जो मंजर बना वो किसी भूकंप से कम नहीं था। अब आपको बताते हैं कि हाइफा इतना अहम क्यों है। ईरान ने इजराइल के जिस शहर को निशाना बनाया वो कोई आम शहर नहीं था। हाइफा यानी इजराइल का आर्थिक इंजन, टेक्नोलॉजी हब और नेवी का बड़ा बेस। ये शहर के पूर्वी किनारों पर बसा है, जहां से देश का करीब 60% कंटेनर ट्रक गुजरता है। हर साल यहां से करीब 3 करोड़ टन कार्गो हैंडल होता है। यही नहीं, हाइफा इजराइल का सबसे बड़ा हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन है, जहां देश के टेक स्टार्टअप से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस हैं। यहाँ इजरायली नेवी का भी सबसे बड़ा बेस है जो पूरे समुद्री क्षेत्र पर निगरानी रखता है। ऐसे में इस शहर पर हमला इजराइल के दिल पर वार करने जैसा है और यही वजह है कि इस हमले का असर सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईरान से करीब 1500 किलोमीटर दूर हाइफा तक मिसाइलें पहुंची कैसे। ये जानना बेहद जरूरी है। 14 जून की रात ईरान से दागी गई मिसाइलें इराक, जॉर्डन और सीरिया के हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए इजराइल के लेबनान बॉर्डर के पास दाखिल हुई। इस दौरान कई आम नागरिकों ने इन्हें आसमान में देखा और इनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ये मिसाइलें इतनी तेज थी कि इजरायली डिफेंस उन्हें ट्रैक भी नहीं कर पाया और जब हाइफा के आसमान में इनका धमाका हुआ तो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि पूरा शहर हिल उठा। हर धमाका जैसे एक नई तबाही का ऐलान कर रहा था। तेल अवीव पर पहले हमला झेल चुके इजराइल को हाइफा जैसे शहर पर इस तरह के अटैक की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यहाँ इजराइल की थल, जल और वायु तीनों सेनाओं की लॉजिस्टिक व्यवस्था पर बड़ा हिस्सा मौजूद है, साथ ही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी। लेकिन ईरान ने इन बिंदुओं को चुनकर दिखा दिया कि उसका निशाना रणनीतिक रूप से बेहद सटीक है। जब मिसाइलें गिरी तब हाइफा की इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, बंदरगाह और टेक कंपनियों के कैंपस मलबे में तब्दील हो गए। यह हमला केवल भौगोलिक नहीं था बल्कि इजराइल के आत्मविश्वास पर भी एक सीधा हमला था। ईरान का हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं लगती, बल्कि इसे कई एक्सपर्ट्स प्रोजेक्ट गाजा का हिस्सा बता रहे हैं। दखالتی در این حمله نداشته و نخواهد داشت. همونطور که عرض کردم ما این ادعای آمریکا رو باور نمی‌کنیم. شواهدی داریم که خلاف این رو نشون میده. دخالتی در این حمله نداشته و نخواهد داشت. همونطور که عرض کردم ما این ادعای آمریکا رو باور نمی‌کنیم. शवाहिदी दारीम के खिलाफ इन रो नशून मिले। इसका मकसद एकदम साफ है, इजराइल को चारों तरफ से घेरना। पहले गाजा से रॉकेट्स, फिर सीरिया और लेबनान बॉर्डर से हमले। अब हाइफा तक मिसाइलों की बारिश हो चुकी है। ईरान ये साबित कर रहा है कि उसकी रेंज में अब इजराइल का हर कोना है। इस ऑपरेशन का नाम गाजा इसलिए भी रखा गया ताकि इजराइल को ये याद दिलाया जा सके कि उसने जहां सबसे ज्यादा जुल्म किया अब वही उसकी कमजोर कड़ी बन चुका है। सराहतन व अलनन एलान बकने, پیام خصوصی کفایت نمیکنه. لازم هست که دولت آمریکا موضع خودش رو دقیقاً اعلام بکنه
و حمله به تأسیسات هسته‌ای رو صراحتاً محکوم بکنه، صراحتاً و علناً اعلام بکنه. پیام خصوصی کفایت نمیکنه. لازم هست که دولت آمریکا موضع خودش رو دقیقاً اعلام بکنه و حمله به تأسیسات هسته‌ای رو صراحتاً محکوم بکنه. जब इजराइल पर हमला हुआ उसी वक्त इराक में अमेरिकी एयरबेस एन अल असद पर भी ड्रोन अटैक हुआ। 3 ड्रोन दागे गए लेकिन सभी को मार गिराया गया। हालांकि अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। ये भी माना जा रहा है कि यह हमला ईरान समर्थक शिया मिलिशिया ग्रुप्स का हो सकता है। अमेरिका पूरी तरह सतर्क है क्योंकि ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर खाड़ी में किसी अमेरिकी सैनिक को कुछ हुआ तो ईरान का अंत कर देंगे। यानी एक चिंगारी अमेरिका को जंग में पूरी तरह खींच सकती है। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे युद्ध पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, लेकिन बैकग्राउंड में इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अमेरिका से एडवांस मिसाइल, ड्रोन और इंटेलिजेंस सपोर्ट लगातार इजराइल को मिल रहा है। अब ट्रंप चाहते हैं कि ईरान एक बड़ी गलती करे ताकि अमेरिका खुलकर युद्ध में उतर सके। उनके लिए ये मौका खुद को स्ट्रांग लीडर साबित करने का है, खासकर 2025 के राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखकर। इस युद्ध में अब तक ईरान के कई टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल ने IRGC सुप्रीम कमांडर हुसैन सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी, ड्रोन फोर्स चीफ तहेर हुर और एयरफोर्स हेड दाऊद शियान तक को निशाना बना दिया। खुफिया एजेंसी के प्रमुख गुलाम अल मरहब और वायुसेना कमांडर आमिर अली भी इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। अब इजराइल की लिस्ट में कई और नाम हैं, आमिर मूसवी, मोहम्मद बागपुर और अली शमखानी जैसे लोग। ईरान के समर्थन में अब यमन के हूती लड़ाके भी आ चुके हैं। अपने टॉप कमांडर मोहम्मद अब्द अल करीम अल गामारी की मौत की खबर के बाद हूती ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक गामारी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हूती ग्रुप इस हमले को अपना बदला बता रहा है। इसका मतलब यह है कि जंग अब वेस्ट एशिया के कोने कोने में फैल रही है। हाइफा पर हमला करने के बावजूद ईरान ने शांति का प्रस्ताव रखा है। विदेश मंत्री अब्बास अरागजी ने कहा कि अगर इजराइल हमले बंद करता है तो ईरान भी पीछे हट जाएगा। उनका कहना एकदम साफ था कि ईरान युद्ध को फैलाना नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग थोपी गई तो पीछे भी नहीं हटेगा। ये बयान बताता है कि ईरान अभी पूरी तरह वॉर में कूदना नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो पूरी ताकत से जवाब देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान इतनी बड़ी जंग में लंबे समय तक टिक पाएगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल को समर्थन दे रहा है, और अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरा तो ईरान के लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे में ईरान को रूस और चीन से सीधे रणनीतिक संपर्क बनाना पड़ेगा। उसे हर मोर्चे पर कूटनीतिक बैकअप चाहिए, वरना उसे ये जंग आत्मघाती साबित हो सकती है। हाइफा पर हमला सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। ईरान इजराइल का ये संघर्ष कब, कहां और कैसे खत्म होगा इसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन एक बात एकदम साफ है कि अब वेस्ट एशिया की जंग सीमाओं से निकलकर ग्लोबल मोर्चे पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ खामोशी से झांकती तबाही। क्या इस आग को कोई शांति बुझा पाएगी, या ये लपटें दुनिया को एक और महासंग्राम की तरफ ले जाएगी? अब जवाब तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।